पीएससी की आज की मीटिंग में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मैं पीएससी में इलेक्ट होने वाले नए मेंबर्स ऑफ असेंबली उनको खुशामदीद कहता हूँ और कुछ चीज़ें हाउस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक पीएससी की टोटल पीएससी 3 ने अगस्त से लेकर अक्टूबर तक 10 मीटिंग्स कंडक्ट की हैं, जिनमें 260 ऑडिट पैराज डिस्कस हुए हैं। उन 260 पैराज में से 33 पैराज की इंक्वायरीज ऑर्डर हुई हैं जो 649 मिलियन रुपीस की हैं। इसी तरह पीएससी ने 35 पैराज में रिकवरीज डायरेक्ट की हैं जो 342 मिलियन रुपीस की अमाउंट बनती है और उसमें से 188 मिलियन की रिकवरी इन इफेक्ट आ चुकी हुई है। जो 33 इंक्वायरीज पीएससी 3 ने अभी तक रेफ़र की हैं, उसमें से 23 इंक्वायरीज चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के पास हैं और 5 इंक्वायरीज SNGAD के पास हैं। अब तक जो मेजर पॉलिसी रिकमेंडेशंस की एक लिस्ट है जो पीएससी ने इशू की है और हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में के हवाले से हेल्थ अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के ऑडिट पैरास डिस्कस किए हैं। आज गालिबन पहली दफ़ा लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट डिस्कस होगा। पीएससी 3 इज़ अ यूनिक body and forum which, while it has powers of a regular PSC, it also has a unique mandate. That unique mandate is to look after the audit of local government department, its attached companies, autonomous bodies, all local governments established under the local government law. एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट हाउस के लिए, हाल ही में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई थी पिछले हफ्ते, 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें चारों सूबों की असेंबलीज़, पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सेनेट और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मौजूद थे और वहाँ पर एजेंडा पर पीएससी रिफॉर्म के हवाले से भी डिस्कशन हुई, जिसके बाद सारे स्पीकर्स ने यूनानिमसली एक पीएससी पाकिस्तान एसोसिएशन के क़याम की मंजूरी दी ताकि सारे मुल्क की जो पीएससीज़ हैं वो इकट्ठे बैठकर जो पीएससी के हवाले से रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और रूल्स में तरमीम करने की ज़रूरत है, उस हवाले से डेलिब्रेट कर सकें। इसमें यकीनन ऑडिट का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और वो भी अंडर डिस्कशन आया कि कैसे हम ऑडिट डिपार्टमेंट को भी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी, जो हमारा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, उसको कैसे आज के तकाज़ों के हम आहंग लेके आ सकते हैं। इस सब के बाद मैं चाहूँगा कि एक चीज़ जो हमारी कमेटी में प्रोसीजरल नहीं होती रही, वो मैं अदनान साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब सारे मेंबर्स अपना तारुफ करा दें तो जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं आप उन सब से एक ओथ लीजिएगा कार्रवाई शुरू होने से पहले। मेंबर से मैं चाहूँगा कि सब अपना तारुफ करा दें ताकि हम फिर राजा शौकत अजीज भट्टी MPA PP9 गुजर खान, मलिक तनवीर असलम MPA PP21 चकवाल, अस्सलाम वालेकुम, खान बहादुर डोगर MPA PP100 जड़ावाला, जी राना मोहम्मद अरशद MPA PP 133 ननकाना साहब, हमीदा वहीदुद्दीन MPA W320 टिकट होल्डर PP40 मंडी बहोतन, चौधरी मोहम्मद तारक गुजर MPA PP63 गुजरात सिटी। अब्दुल समाद
Additional Secretary, Finance Department. Masood Ahmed, DG Audit Local Governments, Punjab, North. Fakhr Abbas, Regional Director of Audit, Sargota Division. Sir Imran Hussain, Audit Officer, Office of Director General Audit. जी मोहम्मद तारिक खान, Additional Secretary Local Governments. Assalamu alaikum, Asiya Gul, Special Secretary Local Government. Khalid Hussaini, Chief Engineer Local Government. पीएससी का नोटिस है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं आया अभी तक। सर सीएस की एक मीटिंग में है, he'll join us. अच्छा, सीएस की मीटिंग्स तो चलती रहती हैं। This is a very important forum. I would ask the members to decide on this कि आया हम शुरू करें कि अभी मीटिंग सर शुरू कर लें, लेकिन सेक्रेटरी साहब को कन्वे करें कि वो पहुंच जाएं। प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करके उन्हें बताइएगा कि मीटिंग शुरू हो गई है। I'll convey. जी मैं कर लेती हूँ सर। अभी कीजिए, आप कन्वे कर देंगे प्लीज़। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं। हमने अभी जो एजुकेशन और हेल्थ के साथ भी जो प्रोसीडिंग्स की हैं उसमें सेक्रेटरीज वर प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग्स। 4 दिन भी वो इस मीटिंग में रहे हैं, पूरा दिन रहे हैं, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट की बड़ी लर्निंग है और अगर सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं होंगे तो इसका पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा। बहुत सारे इश्यूज पॉलिसी लेवल के इसमें सामने आते हैं, बहुत सारे इश्यूज कंप्लायंस के सामने आते हैं और बहुत सारे सिस्टमैटिक इश्यूज सामने आते हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है डिपार्टमेंट के। बिल्कुल जी चेयरमैन साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। एक हाईएस्ट फॉर्म है और मैंडेटरी है प्रिंसिपल अपेजिंग ऑफिसर सेक्रेटरी साहब का आना, तो उनको जब हमने एजेंडा इशू किया इतनी देर पहले से तो उनको आना चाहिए था। आप ऐसा करें कि ये ऑडिट हमें इस पेपर पे ब्रीफिंग दे दे एंड अगर तब तक वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल एडजर्न टिल द सेक्रेटरी जॉइंस। May I start, sir? Thank you, sir. In the name of Allah, most gracious, most merciful, with the prayer to guide me. सर आज हम हाउस के सामने ऑडिट रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस लाहौर और 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ पंजाब नॉर्थ जो है सर, उनकी जो ऑडिट ईयर 2020-21 और फाइनेंशियल जो ईयर था 19-20 की सर हम रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं सर आपके लिए। सर इस रिपोर्ट्स के अंदर 94 पैराज थे, जिनमें से 10 ऐसे इश्यूज थे जो कि परसिस्टेंट हैं, रिकरेंट हैं, हॉरिजॉन्टल हैं और दे हैव बीन विटनेस्ड बाय द ऑडिट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन डिफरेंट कॉरपोरेशंस। वो सर 10 इश्यूज हैं जो कि आपकी डायरेक्शंस के मुताबिक हमने उसके ऊपर पैराज को क्लब किया है। सर इसमें 43 पैराज को क्लब किया गया है और वंस अगेन सर आई अप्रिशिएट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पीएससी प्रायर कमिंग टू दिस सेशन। अराउंड 133.7 million recovery has been effected and the credit goes to this forum once again. सर मैं जो पहला इशू है सर उसकी तरफ आना चाहूँगा सर। सर इसमें अमाउंट्स जो हैं सर कुछ जब ऑक्शन होती हैं तो सर कंट्रैक्टर्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है, कलेक्शन राइट्स जो हैं सर डिफरेंट रिसीट हेड्स के वो इस टेबल में हमने दिए हुए हैं सर।
उनके अगेंस्ट जो है सर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इतनी अमाउंट जो है रिसीट्स की इकट्ठी करके वो गवर्नमेंट को देगा। सर यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे सर 112 मिलियन की ऐसी अमाउंट है जो कि मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एडमिट की थी कि वो गवर्नमेंट को ये चीज़ें इकट्ठी इतनी अमाउंट्स करके देंगे, लेकिन सर वो 112.51 मिलियन जो है वो इकट्ठा करके नहीं दे सके। ये रिकवरी इस्टेब्लिश्ड है, डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट ने STAC के दौरान इसको एडमिट किया है। ये सर रिकवरी होने वाली है। STAC ने इसमें जो लोग रिकवरी में स्लैक रहे हैं, जो रिकवरी एफिशिएंटली सर नहीं कर पाए, तो उनके लिए कहा कि उस पर कोई एक्शन लिया जाए। दूसरा सर ऐसा है कि एक चीज़ हमें नज़र आई है इस इशू के ऊपर कि बहुत सारी ऐसी रिकवरीज जो हैं उसमें जब वो रिकवरी नहीं हो पाती कॉन्ट्रैक्टर से, तो ये लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिकवरी के लिए लिख कर भेज देते हैं अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट सर कि वो इसको एक्सिक्यूट करे। लेकिन ड्यूरिंग द डिस्कशंस इन द STAC इट वाज क्लियरली अराइव्ड एट कि ऐसे तमाम केसेस में कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है और ये सारी रिकवरी पेंडिंग है। तो इसके ऊपर भी सर हम चाह रहे हैं कि कोई पॉलिसी इंटरवेंशन हो ऑन द पार्ट ऑफ द PAC, कोई डायरेक्शंस दी जाएं कि ये जो रिकवरी इस तरह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भेज दी जाती हैं उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, कैसे ये रिकवरी हो सकती है। और ये जो एक सर एक तरह से प्रोसेस बन गया है कि रिकवरी जब नहीं होती तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भेज दी जाती है, इसके ऊपर सर देखा जाए कि ये प्रैक्टिस जो है इट्स नॉट गेटिंग फ्रूट्स एज इट हैज़ बीन थॉट प्रीवियसली। तो सर इस पे हम चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट अपना बताए कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और अपनी रिकवरीज को कैसे एक्सपेडाइट करना चाह रहे हैं। आपने पूरा ब्रीफ कर देना सर। सेक्रेटरी साहब से कॉन्टैक्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश, ही इज़ ऑन वे एंड ही विल जॉइन अस इन अ कपल ऑफ मिनट्स। एडजर्न कर दें फिर क्या आने डिपार्टमेंट का क्या रिस्पांस है इस पर? डिपार्टमेंट का रिस्पांस, आर यू प्रिपेयर्ड? कौन सा मेट्रोपॉलिटन है सर? मैम ये हमने आपके साथ ब्रीफ शेयर किया था गुजरावाला का। मैम इसमें एक तो ओवरऑल इशू के ऊपर आप बताइए कि ये जो सारी रिकवरीज हैं ये एक्सिक्यूट नहीं हो सकी और जो प्रोसेस इख्तियार किया गया है कि इन्हें भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के उसके ऊपर इन तमाम केसेस में क्या रिस्पॉन्स आया है, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ PAC के सामने जो है वो बता दीजिए। सर आई वुड रिक्वेस्ट कि कंसर्न CEOs का पहले रिस्पॉन्स ले लिया जाए। This is a systemic problem. So this is not a para-wise discussion. ये है जी brief जो recurring issues है। तो उसमें पहला issue जो है government receipts का less recovery of auctioned amount from contractors, and this covers Gujranwala, Gujarat, Lahore, Rawalpindi, Sialkot, 5 big cities of Punjab, where parking fee, advertisement tax, bus stand, general bus stand, पार्किंग फी, स्लॉटर हाउस, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स की मद में। अच्छा, ये वाला ईयर था जिसके अंदर स्पेसिफिक जो है वो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस थे, रिकवरीज कम हुई हैं, तो इसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको जो है वो PAC लीनियंट व्यू इसके ऊपर ले और इसके ऊपर जो है वो आइंदा के लिए डायरेक्शंस इशू कर दी जाएंगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लिख के भेजा जा सकता है लेकिन उनकी ज़ाहिर है कि और भी मसरूफियत होती हैं तो रिकवरीज थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं इसके ऊपर। सर ये इस्टेब्लिश्ड रिकवरी है, एडमिटेड रिकवरी है, इसमें कोविड हैज़ नथिंग टू डू विद इट। ये सर जब कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे उस वक़्त जो है सर ये रिकवरी पॉइंट आउट की गई थी और इसमें सर ऐसे तमाम रिकवरीज जो कि कोविड की वजह से अफेक्ट हो सकती थी वो हमने इसमें लेके ही नहीं आए हैं। ये वो वाली है सर जैसे पार्किंग फ़ी है, पार्किंग फ़ी का साल जो है सर उसमें पहले 9 महीनों का हमने टारगेट लिया है सर, अगर कोविड को भी देखें तो
तो ये सारी चीज़ें सर STSC में ऑलरेडी डिस्कस हुई थी एंड द मैनेजमेंट एंड द चेयर एडमिटेड, और ये हमारे पास डिसीजन है सर STSC का। उन्होंने कहा है कि ये रिकवरीज की जाएं और एक्सपीडाइट की जाएं सर। सर इसमें ये है कि डिपार्टमेंट के पास अगर कोई प्रोब रिपोर्ट है तो हमें यहाँ शेयर कर लें ताकि पता चल जाए टू द पॉइंट कि क्या इशू है हर एक केस के अंदर। सर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये भी लिखा हुआ है कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको किसी तरह की रिबेट नहीं दी जा सकती, दे आर बाउंड। मेरे ख्याल में महकमे की तैयारी नहीं है इस पे, या तो वक्त ले लें तो या फिर जवाब दें इस पे। सर इसमें डिस्ट्रिक्ट DCs को दोबारा से लिख देंगे, दोबारा से गाइड कर देंगे, कलेक्शन तो उन्होंने ही करनी है। This is not on. This, you know, everyone has to come prepared to this forum. सारे अपना टाइम निकाल के आए हैं। आई थिंक हम लोग पहले भी ये चीज़ बावर कराते रहे हैं कि PAC meeting should not be taken lightly. This is the same forum that issues and hands this money over to the government. Now is the time for accountability. Now is the time to come prepared to this meetings. इसीलिए हमने टाइम बचाने के लिए ये ब्रीफ्स बनवाए हैं कि ये कम से कम 10 दिन का काम है। इसे एक ब्रीफ में अगर आप तैयारी करके आते तो ये we would have been able to address it. And casual remarks like this कि जी कोविड की वजह से हो गया, these are not appropriate at such a forum. This is a quasi-judicial forum. As we've told the participants time and again, this level of preparation, देखिए ना अभी इसमें इशू जो सबसे बड़ा हाईलाइट हुआ है, the paper is right in front of you, कि contracts local governments के हैं और cases have been sent to district collector for recovery as arrears under Land Revenue Act. What does the Land Revenue Act have to do with this? And why are such cases being referred to the district collector? आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जब रिकवरीज नहीं होती तो उसके लिए फिर इन लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तो यही करते हैं कि रेवेन्यू के मैटर्स को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भिजवा दिए जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें क्योंकि उन्होंने अपने रेवेन्यूज भी कलेक्ट करने होते हैं, DCs को हम मल्टी टास्किंग असाइन कर देते हैं, इसलिए उनकी तरफ से थोड़ा सा हो जाता रेवेन्यू एक्ट का इससे क्या ताल्लुक है? As far preparation is concerned, what does the PLGA say about remedial measures in such case? What does the PLGA say about that? PLGA is the Bible, is the constitution of local governments. जी सर, जिस बाइबल को हम बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं हर दूसरे साल, तो उस बाइबल को हम कितने अरसे तक याद रख सकते हैं? Every second year. This is not an appropriate answer. I'm sorry to say. I think What does the PLGA say about that? That's a very specific question. जी बताएं PLGA की क्या कहता है 2020? नहीं बताएं क्या मतलब, ये तो this behavior is not on. सर STSC में डिस्कस हुआ था DG साहब के साथ, तो इसमें एक प्रोविज़न है सर कि बैंक गारंटीज लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमने एक डिसाइड किया था मसूद साहब कि बैंक गारंटीज जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए ताकि कल को वी आर एडजर्निंग दिस मीटिंग जी, लेट्स वेट फॉर द सेक्रेटरी। मे आई स्टार्ट सर? जी सर मैं दोबारा से सर ये पहले वाला जो सर इशू है उस पर ब्रीफ करता हूँ सर। सर ये पैरास हैं जो क्लब हुए हैं ऑन द इशू लेस रिकवरी ऑफ ऑक्शन्ड अमाउंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स, और ये लेस रिकवरी जो है 129.35 मिलियन की है। सर इसमें जब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डिफरेंट रिसीट हेड्स के कॉन्टैक्ट किए जाते हैं कलेक्शंस के, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ लिख दी जाती है कि जो भी हालात होंगे उन्हें किसी भी तरह से कोई इसके अंदर जो है वो लचक नहीं दी जाएगी, और वो जो अमाउंट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में तय की है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। सर ये जो 5 केसेस हैं जो टेबल में हैं, इसमें सर हमने ये चीज़ दिखाई है कि गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं सर, इसमें ये इशू पाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं लेकिन जो उनसे रिकवरी कॉन्ट्रैक्टर से लेनी थी वो नहीं ली गई,
और सर जो लास्ट कॉलम है हमारा, उसमें हम दिखा रहे हैं सर टोटल के अंदर के 112.51 मिलियन की रिकवरी जो है स्टिल पेंडिंग है। सर इसमें STSC के साथ दरमियान काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और सर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि डिपार्टमेंट ने हमारे साथ काफ़ी उसमें तावन किया, कोऑपरेशन किया। वी हैड अ वेरी गुड एनालिसिस ऑफ द इश्यूज़ और आफ्टर मच ब्रेनस्टॉर्मिंग द STSC gave its decisions and the minutes are also laid before the PSC in this brief as well। तो सर उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि ये जो रिकवरीज़ क्यों नहीं हुई हैं, इसमें एक मेजर पार्ट ये था कि जो रिकवरीज़ उस वक्त एक्सिक्यूट नहीं हो सकी, डिले हुआ, वो फिर मैनेजमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भेज दी कि वो उनको एक्सिक्यूट करें। डिस्कशंस के दौरान ये चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आई कि ऐसे तमाम केसेस के अंदर कोई वाज़े तौर पे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, कोई रिकवरीज नहीं हुई हैं, जिसके ऊपर हम समझ रहे थे STSC में कि यहाँ पे कोई पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए। इसके अलावा सर हमने ये भी देखा कि एक श्योरिटी की बात करते हैं रूल्स कि जो कंट्रैक्टर्स हैं जब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनसे एक श्योरिटी लेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस में सर ऐसा हुआ कि श्योरिटीज़ जो हैं वो टोटली जो है इन्फोर्स नहीं हुई। दूसरा ये भी देखा गया जो श्योरिटी पेपर तैयार किए गए थे वो मुकम्मल नहीं थे इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और सर इसके बाद STSC वाज ऑफ दिस ओपिनियन कि अगर यहाँ पे बैंक गारंटीज़ ली जाती तो इन केस अगर वो लोग यहाँ से पेमेंट्स नहीं कर पाते तो वो बैंक गारंटीज़ जो हैं वो एक्सिक्यूट हो जाती हैं और गवर्नमेंट का जो लॉस था दैट मे हैव बीन मेड गुड। तो ये सर हमारी इसके अंदर डिस्कशन थी जो मैंने फोरम के सामने सर इशू के ऊपर रखी है। तो हम यही चाहते हैं कि वो जो एक्सिक्यूट हुई है, एक्सिक्यूट नहीं हुई है रिकवरी, और जो केसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भेजे गए हैं उसके ऊपर सर एफर्ट्स एक्सपेडाइट की जाएं। रिकवरी एडमिटेड है सर इन सारे केसेस के अंदर एज़ पर लॉ। और यहाँ पे हम ये भी चाहते हैं सर कि PSC अपनी डायरेक्शंस में मैनेजमेंट को ये चीज़ जो है सर डायरेक्ट कर दें कि यहाँ पे बैंक गारंटी लें इन ऑर्डर टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। थैंक यू। जनाब चेयरमैन इजाज़त तो पहले इजाज़त से 2 इश्यूज़ हैं सर। थैंक यू। एक तो ये जो इन्होंने क्लब किया ये डिफरेंट कॉरपोरेशंस का इश्यूज़ है। इससे मैं समझता हूँ सेक्रेटरी साहब से जवाब लेने से पहले कंसर्न CEOs बताएं कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ था, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग नौयत होगी। ये अमाउंट तो सारी क्लब कर दी है। दूसरा इशू सर मुझे अफसोस है बात करने पे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। The behavior of Special Secretary was not acceptable. That amounts to breach of privilege of committee, or you should take notice against her. सेक्रेटरी साहब आपके आने से पहले जब हमने मीटिंग का आगाज़ किया तो आपकी रिप्रेजेंटेशन स्पेशल सेक्रेटरी कर रही थी। She was not prepared. Her remarks were very casual, and members felt कि जिस तरह उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं वो इस कमेटी का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में फॉल करता है। बजाय कि उसका डायरेक्ट जवाब दें, she was in a confrontational mood with this committee, and we had to unfortunately adjourn the meeting. बाकी मेंबर्स की मैं राय ले लेता हूँ, अगर मेंबर्स इससे एग्री करते हैं तो वी विल फाइल अ प्रिविलेज मोशन ऑन बिहाफ ऑफ द कमेटी। अगर मुझे इजाज़त दें सर मेरी गुजारिश ये है कि अगर उनकी तरफ से अगर मेंबर ये समझते हैं तो मैं तो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑफिसर। और अगर कोई उनकी किसी बात से अगर मेंबर्स हर्ट हुए हैं या उन्हें लगा है कि दिस वाज नॉट कॉल्ड फॉर, तो सर उसके लिए तो मैं माजरत चाहता हूँ। और मेरी गुजारिश है कि हम सर इस प्रोसीडिंग को आगे चला लें। वो जो हो गया है उसको अगर हम लीव साइड कर दें तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। जो भी आपकी जनाब चेयरमैन साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा सब इशू ये है कि जब आपकी वो नुमाइंदगी कर रहे थे तो उनको डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करने का जो रोल था वो पॉजिटिवली उनको प्ले करना चाहिए था, और उनकी अगर तैयारी नहीं थी तो उसको वो अच्छे तरीके से भी रिप्लाई कर सकते थे। और आपकी तो गैर मौजूदगी में भी सारे मेंबर समझते हैं कि माशाल्लाह आप प्रोफेशनल हैं, आपकी वर्किंग रिलेशनशिप का
हर आदमी जो है वो मदा है, लेकिन सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी साहब को भी चाहिए था कि वो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से अगर वो हमें ब्रीफ करते तो हम इसको कंटिन्यू रखते। और इसको जो डिस्टर्ब हुआ है, आज हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट डे है और क्योंकि ये भी है, इसके बाद और भी हमारे और भी मीटिंग्स इजलास हैं, लेकिन आप आ गए हैं तो चेयरमैन साहब जैसे आप बेहतर समझते हैं। मेरा यो चेयरमैन साहब ओपिनियन होगा कि ऑल्दो उनका कोई रवैया इतना बेहतर नहीं था, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने आके जब अनकंडीशनल बात कर दिया तो वी शुड मूव फॉरवर्ड। थैंक यू। मेरी भी यही राय है, रवैया उनका शायद तैयारी की वजह से बेहतर नहीं था, तो फिर भी उसका ये तरीक़ाकार नहीं था। तो अगर सेक्रेटरी साहब ने उनके बिहाफ पे माजरत की है तो एक बार आप उसकी वार्निंग दे दें। अच्छा, मेरे जहन के मुताबिक क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब की ऑल ऑफ सडन मीटिंग आ गई होगी, सेक्रेटरी साहब को जाना पड़ गया। मेरा ख्याल है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बताने की ज़रूरत है कि जिस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हो तो पैरेलल मीटिंग ना रखें। और दूसरे नंबर पे ये है कि सेक्रेटरी साहब जो है फर्दर जो भी मीटिंग्स होगी उसमें अपनी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर करें। चेयरमैन साहब बिल्कुल जैसे इमरान ने कहा है कि बिल्कुल जो स्पेशल सेक्रेटरी साहब हैं उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। जैसे सेक्रेटरी साहब अगर चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो महकमे को रिप्रेजेंट कर रही थी तो उनको तैयारी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि एजेंडा आज ही नहीं इशू हुआ, एजेंडा आज से पहले का इशू है। और आपको पता है लास्ट मंथ भी इसके ऊपर हमारी मीटिंग थी, तो कम्प्रीहेंसिव टाइम था तैयारी के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज वो बगैर तैयारी के आई हैं। उन्होंने पीएससी का जो डेकोरम है उसको भी अंडरमाइन किया है। तो सेक्रेटरी साहब जैसा कह रहे हैं कि उनके अनकंडीशनली अपोलोजाइज करें, तो मैं समझता हूँ कि चलें, सेक्रेटरी साहब अच्छे आदमी हैं, आप जैसे मुनासिब समझें। सर आप मीटिंग शुरू कर लें। शुक्रिया आपकी, सबकी यही राय चाहूँगा पहले सरदार साहब। सर सबकी अगर ये राय तो बेहतर है, अगर सॉरी हुई तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमें मिलजुल के ही चलना चाहिए और सब राय दे रहे हैं, बेहतर है। आई थिंक मेंबर्स की राय सामने आ गई है। देखिए, मैं एक चीज़ बावर कराना चाहूँगा कि सेक्रेटरी साहब, दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल कमेटीज़, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एंड ये जो बिजनेस टेकअप कर रहा है ये कोई आए बाएँ शाही नहीं है। दीज आर वेरी सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एक रोल है इस पीएससी का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है कि ये एक अकाउंटेबिलिटी का हाईएस्ट फोरम है। तो जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आते हैं उसको यू शुड सेंसिटाइज देम कि इस फोरम की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमने एक बड़े नॉवल अप्रोच के साथ इस पीएससी को कंडक्ट किया और हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। सब तक के 4 दिन सेक्रेटरी हेल्थ ने अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपनी स्पेशल सेक्रेटरी को हैंड ओवर करके 4 दिन लगातार इस कमेटी की मीटिंग में गुजारे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि जो उन 4 दिन में वो इस मीटिंग से एक एनरिच होके गई हैं, उससे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको रिफॉर्म करने के लिए मौका मिलेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जब लोकल गवर्नमेंट का एजेंडा हो आप काइंडली बाकी एक्टिविटीज़ के लिए किसी स्पेशल सेक्रेटरी को नॉमिनेट कर दें, आपका होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी आज सारा ही, और आज कोई एक्टिविटी नहीं है, कल भी कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं इसलिए। एंड लास्टली जैसे मेंबर्स ने कहा है कि अपॉलॉजी वुड सफाइस, तो वी वुड request you to furnish an apology from the special secretary in written form to the PSC. ठीक है सर, हम थैंक यू। आगे चलें जी, ये इसको अब जल्दी कर लें क्योंकि हमारे पास आज टाइम थोड़ा है। कम से कम इस ब्रीफ को हम इन द नेक्स्ट 1 आवर एड्रेस कर लें। सर इस पे मैनेजमेंट अगर कुछ कहना चाह रही है सर पहले इशू पे, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है ऑडिट से कि ये 4.4.4 ये बस स्टैंड का कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्यों मिसिंग है और आगे रिकवरी में पॉइंट आउट हुआ है। सर इसमें काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, थोड़ी मिस्टेक है, पेंडेंसी सर हमने शो की है
जो ऑडिट ने अपने पैरे में सर रिकवर की थी, पॉइंट आउट की थी कि इतनी इनकी सर रिकवरी रहती है, वो सर उसके अंदर हम, मेरा ख्याल है सर उसमें हमारी तरफ से थोड़ा सा जब कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ही नहीं मेंशन तो फिर उसको हम रिलेट किस तरह करें रिकवरी से? सर पॉइंट है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इसमें लिस्टेड होनी चाहिए। आपके ब्रीफ्स इनकम्प्लीट है, इसका मतलब है फिर हमें पता कैसे चलेगा कि क्या मैग्नीट्यूड है, क्या क्वांटम है? सर आप सही कह रहे हैं सर, मेरे पास ये रिपोर्ट है सर, इसमें जो पैरा उस वक्त बना है सर उसमें ओवरऑल रिकवरी नहीं लिखी गई थी सर, इसमें जो रिकवरी पॉइंटेड आउट थी उसके ऊपर सर पैरा बना था, वो अमाउंट्स हमने सर पैरा से उठा के इस रिपोर्ट से यहाँ पे सर ब्रीफ में डाली हैं। हमारे इस ब्रीफ बनाने में सर ऐसा हमारे पार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि पैरे में जो अमाउंट्स थी उस टाइम जब ये रिपोर्ट छपी हैं तो आई वाज बाउंड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन इन दैट पैरा, तो हमने सर वहाँ से एज सच इंफॉर्मेशन उठा के सर आपके सामने प्रेजेंट किया है। जो डिटेल है, मैं अगर आप मुझे मिनट दें, उनको सीईओ जो है हमारे लाहौर के, ये भी बता देते हैं कि एक्चुअल टोटल अमाउंट कितनी थी और कितनी जो ऑडिट ने पॉइंट आउट की है। जी प्लीज़ अपना रिप्लाई दीजिएगा जी। ने वो रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, ये टोटल अमाउंट वैसे तो मुझे इन्होंने बताया कि इट इज़, आई थिंक लाहौर का जो इट इज़ तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जैक्ट अमाउंट अभी वो रिकॉर्ड देख के बता देते हैं, लेकिन उस अमाउंट के अंदर से ये 78 मिलियन जो है वो कुछ रिकवरेबल है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट वो भी रिकॉर्ड देख के बताते हैं। उसमें थोड़ा सा घटा हम आगे चल पड़ते हैं, जैसे ही वो बताएंगे हम आपको बता देते हैं। We will cut to the chase on this particular issue. ये रिकवरीज डिपार्टमेंट एडमिट करता है होने वाली हैं। सर जो हमारे पास STAC में इनके रिप्लाईज आए हैं सर उसमें एडमिट कर ली गई हैं सर। और इसमें आप कह रहे हैं कि इन फ्यूचर जो है बैंक गारंटी इंस्टेड ऑफ श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहिए। पर्टिकुलरली ये रिकवरी इफेक्ट करने का कि जो रिकवरी नहीं हो सकी उसके लिए डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिकवरी एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो उस पर एक तो वो इशू है, दूसरा ये है कि अगर हम बैंक गारंटी ले लें इंस्टेड ऑफ श्योरिटी तो हमारे पास एक सेफ्टी वैल्यू आ जाएगा कि जी हम उसको ज़्यादा अगर डिफॉल्ट करते हैं तो हम बैंक गारंटी उसकी फिर फॉरफीट कर लें। किसी मेंबर ने कोई बात ये तो मैं समझता हूँ कंपल्सरी कर दें, बैंक गारंटी वाला इस पर PAC डायरेक्शन दे दे कि अंदा के बाद कोई अवार्ड विदाउट बैंक गारंटी ना हो। जी सर, ये अगर डायरेक्शन आ जाए तो इस वक्त हमारे जो रूल्स हैं उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, तो हम ये रूल को चेंज कर देंगे आपके डायरेक्शन पे, वी कैन मूव अ केस कि जी अब आइंदा से श्योरिटी नहीं होगी, सिर्फ बैंक गारंटी होगी। मेरा अगेन क्वेश्चन 4.4.4 से रिलेटेड है कि इसी में अब फाइन ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये सब कुछ इधर मिसिंग है और किसी पे फाइन क्यों नहीं है फिर जो, और इसमें 17.275 का यहाँ पे फाइन भी लगाया हुआ है आपने रिकवरी में, तो ऐसे दूसरे जो हेड्स हैं पिंडी सियालकोट, उन पे क्यों नहीं पेनल्टी फिर? केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा ना सर, ये तो हर केस पे जो ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया है और जो चीज़ निकली होगी वही उन्होंने पॉइंट आउट किया, उस दूसरे केसेस में फिर नहीं होगी, लेकिन वी हैव टू गो केस बाय केस देन। इसमें सर कल पे रख लें कंसर्न CEO से लेके फिर उस पर केस टू केस जो है वो डिसीजन डायरेक्शन जो PAC देना चाहिए। अगर बैठे हैं तो बुला लें सर। सर इनका
सर मैं इस पे एलेबोरेट कर देता हूँ सर। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था उसके अंदर एरियर्स भी थे, और अगर एरियर्स लेट होंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि उसके ऊपर फ़ाइन जो है सर पेनल्टीज भी लगेंगी, तो पर डे सर वो लगना थी। और जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, तो हम चूँकि वी गो बाय द बुक, तो हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाली क्लॉजेस देखने के बाद यहाँ पे एरियर पॉइंट आउट किए, प्लस जो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने कहा कि पेनल्टीज भी लगनी चाहिए। अगेन पॉलिसी में को गड़बड़ है। लाहौर में फिर पेनल्टी लग रही है और रावलपिंडी में जनरल बस स्टैंड की अगेन रिकवरी, यहाँ क्यों नहीं पेनल्टी लग रही फिर? सर कॉन्ट्रैक्ट डीड्स हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट डीड्स के अंदर सर डिफरेंट क्लॉजेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सर कोई यूनिवर्सल नहीं है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होती हैं सर मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस, तो वो अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस और क्लॉजेस डालती हैं। यही वो बात आ गई ना जो हम जिसके लिए बैठी है कि प्रिंसिपल का, कि अगर एक बस स्टैंड लाहौर में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसमें पेनल्टी की क्लॉज है, तो व्हाई नॉट इन रावलपिंडी? इट्स अ पॉलिसी मैटर इशू आ गया ना। तो ये हर बंदे की मर्जी होगी अपनी एमसी में या कॉर्पोरेशन में जो मर्जी रूल अप्लाई कर दे। सर व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस? सर अब है ना कि लोकल गवर्नमेंट्स की जो बेसिकली वो है कि वहाँ पे जब होती हैं तो वो अपने रूल्स अपने हिसाब से बनाती हैं, उन्हें एक्ट में भी इख्तियार है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन खुद बना सकते हैं। लेकिन ये बाकी आपकी बात दुरुस्त है, इसमें प्रॉब्लम हमें ये आती है कि फिर दो लोकल गवर्नमेंट्स के जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं या कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये अगर फोरम डायरेक्शन दे तो वी कैन हैव ड्राफ्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर ऑल सच केसेस, और सारे लोकल गवर्नमेंट्स को भिजवा दें कि अगर आइंदा से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, चाहे वो शॉप की रेंट का है या वो बस स्टैंड की ऑप्शन का है, तो वो एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो फिर वो बाउंड होंगे कि वो उसी को फॉलो करें। लेकिन ये फिर उसके थोड़ा सा उस स्पिरिट के खिलाफ भी चला जाएगा कि जी यहाँ से जा रही है, लोकल गवर्नमेंट्स को हमारा एक्ट तो इख्तियार देता है कि जी आप अपने हिसाब से अपना कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर लें। तो ये एक जो डायरेक्शन होगी हम उसके मुताबिक कर लेंगे। अच्छा, दो तीन चीज़ें सामने आई हैं। एक तो आई थिंक अगर रूल्स में दोनों की ऑप्शन है तो ऑडिट की भी रिकमेंडेशन ये है कि बैंक गारंटी शुड बी प्रेफर्ड, और अगर शुड बी मैंडेटरी। और बैंक गारंटी का फ़ायदा ये है कि फिर आपको इस तरह की सिचुएशन दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। जी सर आई थिंक ये एनी केस ठीक है, हम इसको नोट कर लेते हैं और डायरेक्शन अगर आ जाएगी तो वी कैन मूव अ केस टू चेंज दिस रूल। दूसरी लेट जो सेठी साहब ने फाइन वाली चीज़ पॉइंट आउट की, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिनेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता पेमेंट, 4 साल बाद देता है, 6 साल बाद देता है, तो देयर इज द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट एरियर, उसकी एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। सो सिंस पीएससी में ही सारे लोकल गवर्नमेंट्स का ऑडिट आना है, एक आप ये भी डायरेक्टिव थ्रू पीएससी के बिहाफ पे इशू करें कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन फ्यूचर शुड इंक्लूड फाइन ड्यू टू लेट पेमेंट, और उसका सबसे अच्छा मेट्रिक जो है वो काइबोर रेट है कि उसको काइबोर रेट के साथ लिंक करें। और तीसरी चीज़ ये कि ये रिकवरीज इनको इन इफेक्ट लेके आए इमीडिएटली, और इन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग लेटर इशू करें कि दे विल बी ब्लैक लिस्टेड एंड ऑल देयर एफिलिएटेड कंपनीज विल बी ब्लैक लिस्टेड इफ द रिकवरी इज नॉट अफेक्टेड विद इन 30 डेज। ठीक है, जो 1 अरब का कारोबार कर रहा है उसके लिए 8 करोड़ की रिकवरी तो कुछ भी नहीं है, उसके हाथ की मैल है। सो विद इन 30 डेज प्लीज़ इसकी रिकवरी की रिपोर्ट पीएससी को फर्निश करें। इसमें यह है कि आइंदा के लिए अगर कोई एक ही एग्रीमेंट को टाइप बना दें ताकि किसी भी अपने ज़िले में या कहीं भी हो तो पूरे पंजाब का एक ही क्यों ना हो, कहीं पेनल्टी लग रही है कि नहीं, वो एक ही सिस्टम चलेगा तो उसके साथ सारा एक ही एग्रीमेंट होगा ना जी। ये बात सेठी साहब ने भी हाईलाइट की थी और हमने डायरेक्ट कर दिया कि आइंदा हर लोकल गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन पास करें कि वो उसमें फ़ाइन इंक्लूड करें। इज दिस सेटल्ड? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? जी जी प्लीज़। अच्छा, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो क्या सिक्योरिटी नहीं ली जाती? मतलब सिक्योरिटी भी जब्त की जा सकती है, ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। क्या इन्होंने आज तक एक्शन लिए? मतलब
जनाब चेयरमैन साहब, मेरा ख्याल ये है कि जो जी प्लीज़ इजाज़त दें, जो मैडम ने पॉइंट आउट किया वो जो सेफ गार्ड है वो है इस वक्त हम लेते हैं श्योरिटी, लेकिन जैसे फोरम ने कहा है कि हम श्योरिटी से शिफ्ट होके हम बैंक गारंटी पे चले जाएं तो वो एक सेफ गार्ड होगा कि कल को अगर कॉन्ट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट करता है तो हम उसकी सिक्योरिटी फोरफिट कर लेंगे। फिर बैंक गारंटी ठीक है सर, श्योरिटी पे पहले बहुत होता रहा। चेयरमैन साहब, फ्यूचर के लिए तो ये ठीक है बैंक गारंटी, जो प्रीवियस केसेस हैं जहाँ पे श्योरिटी ली गई है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी लिखा हुआ है, तो उन केसेस के लिए भी कोई डायरेक्शन इशू करें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए हैं, काम छोड़ के चले गए हैं, उनके मतलब क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उनके फौरी तौर पे वाजबत को रिकवर करना चाहिए। अगर उनकी कोई श्योरिटी है तो उसको जब्त करके उसको नीलाम करें जायदाद को। ये सर दैट टेक्स इन सिविल, वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत तो सारी सिविल कार्रवाई है ना जी, उसमें तो कोई नहीं, देयर शुड बी सीआरपीसी एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए और स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर रिकवरी नहीं। एक क्वेश्चन मेरा और है कि इससे पहले सेक्रेटरी साहब के आने से पहले स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को कि उनके पास टाइम नहीं होता, तो मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन? क्या इट इज़ द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर or it is the role of that municipal corporation? And it is since 4 years these liabilities are pending. When was it last pursued? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है कि when was the last letter written to any? सर, इसका जो तरीक़ाकार है वो तो यही है कि अगर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट रिगार्डलेस के वो लोकल गवर्नमेंट है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर है, कोई भी है, अगर उनके कोई एरियर्स हैं और वो नॉर्मल तरीके से वो रिकवरी नहीं हो रही तो फिर जो लॉ के अंदर लेड डाउन तरीक़ाकार है वो है कि उसको डिक्लेयर किया जाए एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। जब अब किसी और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है उसका एक उसके बाद स्टेप ये होता है कि जब कोई अमाउंट एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर हो जाती है तो फिर जिस बंदे के अगेंस्ट डिक्लेयर हुई होती है फिर उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी फिर अल्टीमेटली ऑक्शन भी हो सकती है, वो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये वो फिर सारे प्रोसीजर हैं जो कि फिर अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट फिर वो प्रोसेस होता है। डिपार्टमेंट के पास अपने पास किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि जी आप खुद से हम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फॉर दैट मैटर इरिगेशन डिपार्टमेंट किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करे या उसको कन्फिस्केट करे, वो होता है एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर होने के बाद ही। श्योरिटी बॉन्ड की भी ज़रा तशरीह फरमा दें, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें क्या इसके कंटेंट्स क्या होते हैं? सर, श्योरिटी बॉन्ड तो वो बस इट इज़ ओनली अ स्टैम्प पेपर और उसके ऊपर वो ये कमिटमेंट देता है और वो कोई इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल फोरम की ठीक है कि श्योरिटी बॉन्ड से रिकवरी इफेक्ट करवाना ज़रूर ठीक नहीं है। असल तरीका जो सेफ गार्ड है वो बैंक गारंटी है कि वो बैंक का हमें वो एक चेक दे, जी डिपॉजिट ले और वो हमारे पास जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट वो है हमारे साथ वो उस लोकल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट में। सर, इसमें ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ सर कि ये इस तरह की जितनी भी डिफरेंट कॉरपोरेशन से सर ये अमाउंट्स ओवर द लास्ट 5 ईयर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को गई हैं, अगर उनकी लिस्टिंग हो जाए तो एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी सेक्रेटरी साहब के सामने कि कितनी अमाउंट इस तरह स्टॉकअप है, तो ये सर बड़ी आसानी रहेगी फिर इसमें। कलेक्टर्स को भी पीएससी की तरफ से एक नोट्स जाए टू अपडेट ऑन देयर परफॉर्मेंस और या जो भी अपडेट्स ऑन दीज रिकवरीज जो उनको रेफ़र की गई हैं, कब से रेफ़र हुई हैं, क्या स्टेटस है? जनाब चेयरमैन साहब, मेरा ख्याल ये है कि तमाम मेंबरान की जो राय है और सेक्रेटरी साहब भी समझते हैं डिपार्टमेंट को, जो कंट्रैक्टर होते हैं वो हम में से ही होते हैं, कोई बाहर से नहीं आता और विद इन पैरामीटर्स और रूल्स को वो अबे करते हैं तो फिर ही वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और जो बैंक गारंटी है वो उनसे पहले ली भी जाती है, कुछ अरसे के बाद शायद वापस की जाती है। तो अगर इस चीज़ को बेहतर कर लिया जाए और जो डीसी ज़रात हैं वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं और जब एक कंट्रैक्टर को से रजू किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि वो ज़िम्मेदार भी होता है और वो तमाम जो ठेकेदार वो मेरा ख्याल एक डिपार्टमेंट नहीं वो बाकी डिपार्टमेंट में भी ठेकेदारी कर रहा होता है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा मैच्योर करेंगे तो मेरा ख्याल रिज़ल्ट बेहतर हो सकता है। अगर हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करेंगे और निभाएंगे तो ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो लोग बाहर से नहीं आते, वो सिस्टम का हिस्सा है। और डीसी रात को भी जब चेयरमैन साहब आपकी तरफ से लेटर चला जाएगा तो मेरा ख्याल वो भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। जी थैंक यू।
मेरे ख्याल में इस पैरे में जो रोल मॉडल होगा हमारा वो लाहौर ही है, क्योंकि 65-70% अमाउंट रिलेट्स टू लाहौर। तो उसकी जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो फाइन ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन है, इसका क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस फाइन लेट पेमेंट का? क्या पर डे है, पर मंथ है, पर ईयर है? सर वो तो एग्रीमेंट के अंदर अगर पर डे है तो वो फिर पर डे होगा, और अगर पर मंथ है तो फिर पर मंथ होगा। वो तो दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा है। क्या ऑडिट बता सकता है कि ये पेमेंट जो है ये 17.275 जो आपने लिखा पर डे है सर, एज ऑफ टुडे है? पर डे सर ये फाइन लगना है सर। और ये एज ऑफ टुडे अपडेटेड है फाइन? नहीं सर, ये प्रिंटेड बुक साहब, ये प्रिंटेड बुक की सर जो टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल उसी एनुअल ईयर तक है सर। ये अब तो ये इसकी एक्यूमुलेशन हो गई होगी तब जी सर। मैंने इसीलिए कहा कि अगर इस पे कोई लिस्ट कर लें कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे खड़ी हैं तो इस नंबर को भी अपडेट करें ना। अब हम रिकवरी उस दिन की तो नहीं करेंगे जब ये ऑडिट पैरा प्रिंट हुआ था, रिकवरी तो आज के फाइन पेमेंट के साथ होगी। इतना वक्त गुजर गया उसमें और आज में। सर ये क्रेडिट गोज टू पीएससी सर। अगर ये रेगुलर होती रहती तो ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप्स नहीं होती सर। अभी सिचुएशन तो एक डेवलप हो गई कि कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट नहीं की, ऑडिट पैरा प्रिंट हो गया और किसी ने कोई परवाह नहीं की उसकी। सर हम अगर आप कहेंगे तो हम बाद में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी सर इसको देख लेते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है सर वो तो बहुत आसानी से ये चीज़ें देख सकता है। प्लीज़ इसकी अपडेटेड अमाउंट के साथ इसकी रिकवरी का डायरेक्टिव इशू कीजिएगा। सर ये गुजारिश एक चीज़ सर इसमें ये है कि रिकवरी तो सर हो जाएगी सर, रिकवरी तो हो जाएगी। हमें रिक्वायरमेंट सर ये है, इसको रेगुलाइज भी बाद में करना है कि इसका कोई हमें प्रूफ में कोई बताया जाए वजह क्या है कि वो कैसे चला गया ठेकेदार, रिकवरी क्यों नहीं देखे गया। ये बात सर यहाँ थोड़ी हो जाए। करते हैं प्रोब किसको हैंड ओवर किया जाए? समझ साहब डिपार्टमेंट खुद ही कर ले। डिपार्टमेंट ये प्रोब करेगा खुद ही, अपने लैब्स को खुद प्रोब करेगा वो। आप वो कमेटी बना दें फाइनेंस और ऑडिट के एक लैब के साथ, ताकि हमें पता चले कि वजह क्या थी, क्यों चला गया वो बाकोर कर। और इस प्रोब में ये भी शामिल किया जाए कि आया ये कॉन्ट्रैक्टर्स अभी किसी गवर्नमेंट के किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं? यस सर, यही मैं बताना चाह रहा था। और सर मेरा ख्याल ये है कि जो वक्त गुजर गया है कंट्रैक्टर के साथ जब लोकल जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनका भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और उसको भी हमें ज़रूर देखना है। और इन फ्यूचर हमें थोड़े से रूल्स को फ्रेम ज़रूर करना चाहिए कि प्लेंटी कितनी है और अगर वो रिकवरी है नहीं होती तो उसका फ़ाइन क्या है। तो वो जो वक्त गुजर गया है उसके लिए तो अब नया रूल नहीं बनेगा, लागू होगा। और अगर लागू भी होना है तो मेरा ख्याल है इसको ज़रा स्पेशल देख लिया जाए। हमने ये कर दिया है सेटल इस चीज़ को कि जो रिकवरी की अमाउंट है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स वो काइबोर के साथ रिकवरी इन इफेक्ट होगी। ये हम डिसीजन ले चुके हैं इन प्रिंसिपल ना। तो मतलब ये जब अगर 1 करोड़ रुपया किसी ने 1 साल पहले देना था तो आज उसने 1 करोड़ नहीं देना, आज उसने 1 करोड़ इनटू जो भी काइबोर का रेट है वो जमा कराना है। ये तो हो चुकी हुई है सेटल बात, मिनट्स में भी आ चुकी हुई है। ऐसे ही है ना। इसमें चेयरमैन साहब ये है ना, अब रिकवरी का आपने कहा है, रिकवरी वो कितने अरसे में आती है, आगे कितने टाइम में लेते हैं, या उसके लिए वो कोई टाइम फ्रेम देंगे, उसके लिए कोई टैक्स होगा, या अगले वो 6 महीने ले जाता है, 8 महीने ले जाता है, तो फिर कैसे उसको आप रिकवरी के दें विद ब्लैक लिस्ट करने की साथ में डेडलाइन के साथ। देखिए है तो ये पब्लिक मनी ना, ये दिस बिलोंग्स टू द पब्लिक। एक ही होगा जी, अगर वो कहीं और जगह भी काम कर रहा है, उसके और भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उनको भी लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है कहीं और जगह काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जी। 2021 का मैं 30 डेज दिए थे, 90 डेज दे दें। कंप्लीट रिकवरी 90 डेज फॉर कंप्लीट रिकवरी विद काइबोर। इन फ्यूचर bank guarantees shall be mandatory. With updated. एक बता रहे हैं कि ये
ये जो जहाँ पे लेट पेनल्टी नहीं है वहाँ पे काइबोर लगेगा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में फाइन है लेट पेमेंट की वहाँ पे काइबोर इस केस में नहीं लगेगा। जो स्टैटिक हैं, जो फिक्स्ड अमाउंट से उन पे काइबोर लगेगा। नहीं उसने जी सर एक सीओ साहब एक चीज़ बता रहे हैं कि ये जो अमाउंट है ये इसको हम वैसे सिर्फ फोरम के सामने रख रहे हैं, हम इसको डिपार्टमेंट में इसको डिटेल देख लेंगे कि ये उस अरसे की है जब कोविड था और ये अड्डे बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा क्योंकि अड्डा चल नहीं रहा तो इसलिए इस दौरान की मेरी आप ये इसको वेव ऑफ करते हैं, लेकिन समहाउ फिर वो चीज़ उसकी वेव ऑफ नहीं हुई और ये एरियाज बन गए। हम इसको देख लेते हैं, अगर तो ये बात हुई तो हम फोरम के पास ले आएंगे और अगर ये ना हुई तो फिर हम रिकवरी करेंगे। इसमें कोई इस तरह का इशू हो, सॉरी इसमें अब देखें ना, इस क्वेश्चन से सेक्रेटरी साहब फिर सवाल उठ जाता है ऑडिट वालों का कि इस फोरम से आने से पहले ऑडिट वालों ने फिर क्या किया है कि अगर ये कोविड का पीरियड हो सकता है या नहीं हो सकता तो इस फोरम से पहले तो ये निटी ग्रिटी सारी निकल के आनी चाहिए थी। नहीं, मैं इसमें मैं ऑडिट वालों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कर रहा हूँ। नहीं इसमें मेरी सर ये जो रिप्लाई दिया था HTAC के दौरान सर, ऐसी कोई बात मैनेजमेंट ने वहाँ पे अपने जवाब में भी नहीं लिखी हुई सर। ये इनका रिप्लाई मेरे पास पड़ा हुआ है और अब ये एक बात है, तो अगर ये बात है तो आप इनको ये देख लेना चाहिए या इसमें चेयरमैन साहब कोविड के हिसाब से भी ये पेमेंट बकाया जो है अभी वो हो नहीं रही है, इनसे रिकवर हो सकता है। इसमें ज़्यादा जो मैं समझ रहा हूँ ना वो ये है कि जो ये आज तक ठेके देते रहे उनमें बैंक गारंटी नहीं थी, लोग 2-2, 3-3 माह काम करके इनसे पैसे लेके और उनका चूँकि पीछे कोई गारंटी नहीं थी वो दौड़ गए, तो इस वजह से भी ज़्यादा ये पेमेंट फंसी हुई है। जो उस वक्त इसमें शामिल थे और ऑडिट वाले तो निकाल रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं है। उधर भी तो आप देखें ना कि डिपार्टमेंट जो सा एक सारा कुछ दे के बैठ गया है और अब हम रिकवरियाँ करें, हम अपने फिर उस तरफ चलें, तो एक लंबा सफ़र गुजार दिया हमें। सर ये उन्हें भी तो पूछा जाए ना। क्वेश्चन ये पैदा होता है ना जी, आज ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ये कोविड के टाइम का है, ये तो खुद डिपार्टमेंट ने रिकवरी बनाई होगी तो फिर ऑडिट ने डाली होगी ना आगे। ये तो डिसीजन उस वक्त इनको ले लेना चाहिए था कि अगर ये कोविड की वजह से उनको कोई माफ़ी मिलती है या उनको कोई रिलीफ मिलता है तो उस वक्त डिसीजन करके फिर आगे ये करना चाहिए। ये तो इतना टाइम डिपार्टमेंट की और ऑडिट की कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमें ये बताया है कि जी दीज पेमेंट्स हैड नथिंग टू डू विद कोविड एंड दे हैव इन्वेस्टिगेटेड इट। एंड फिर इस तरह की जब बातें आती हैं इस कमेटी पे तो इसका मतलब है कि STAC प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हुई या जो प्री PSC आपकी मीटिंग है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हुई कि आप लोग एक पेज पे नहीं हैं। सर इनके साइंड रिप्लाई सर ये मेरे पास पड़े हैं सर STAC के, ऐसी कोई बात सर वहाँ पे नहीं की गई इनके रिप्लाई में। दूसरा सर कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि कोई भी रिबेट ये नहीं दे सकते, तो चाहे अब कोई भी सिचुएशन थी एज पर रिटन मटेरियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डीड, ये सर कोई रिबेट नहीं दे सकते। वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एक फोर्स मेजोर क्लॉज तो होती है इन द केस ऑफ ये इशू है, हम इसको देख लेते हैं। अगर तो वाकई ये कोविड का हुआ तो हम फिर फोरम के पास लेंगे क्योंकि अब मामला इधर आ गया है, और अगर ना हुआ तो फिर हम इसकी रिकवरी करेंगे। जी ठीक है, इसको लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा एंड प्लीज राइट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एज वेल। एंड दूसरी चीज़ ये कि उस वक्त के CEO आए हुए हैं आज मीटिंग पे जो उस वक्त इनकम्बेंट थे, क्योंकि PSC की जो प्रैक्टिस है वो ये कि जिस टेन्योर का ऑडिट पैरा है वो वाले इनकम्बेंट भी प्रेजेंट हो। उस वक्त के CEO हैं यहाँ पे, जो उस वक्त थे वहाँ पे। सर आई एम हियर सर, अहमद रजा बादशाह। और एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं आए सेक्रेटरी साहब? तो हमने सबको दी थी सर, आपकी तरफ असेंबली से भी कन्वे हुई थी, और तो इस पर तो फिर सर उसमें आई मेरी रिक्वेस्ट होगी सर, क्योंकि अगर इधर 20 जिलों के DCs आ रहे हैं सर तो मतलब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि DCs एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो देर बुरा किया तो फिर एक दिन करके करें कि किसी आप लोगों ने ओवरबर्डन बड़ा कर दिया ना, एक तो डिप्टी कमिश्नर, तो ये सर है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा देने वाले हैं बात। सर हुकूमत देती है सर, हम तो नहीं देते सर, गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट तो कैबिनेट है सर आजकल।
सर नेक्स्ट इशू सर, आज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के बुलाए हुए थे आपने? पूरी रिपोर्ट बुलाई हुई थी सर? इस तरह कि आज क्योंकि कॉरपोरेशंस हैं तो कॉरपोरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स कमिश्नर्स हैं, सिर्फ लाहौर में डीसी है, बाकी सारे डिवीजन हेडक्वार्टर्स पे कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। रिकवरी वाले स्टैंड कर ठीक। सर ये जो सेकंड इशू है सर, ये 13 पैरास हैं सर इसके ऊपर जो क्लब हुए हैं सर, और सर ये 6 जो कॉरपोरेशंस हैं उन सारों में ये इशू सर देखा गया है 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में सर। सर इसमें इशू ये है कि मुख्तलिफ लोग जो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में काम कर रहे होते हैं, ये उनसे मुख्तलिफ रिसीट हेड्स हैं जिसमें ये उनसे कलेक्शंस करते हैं। तो सर ये जो रिसीट हेड्स हैं ये टेबल के अंदर रिसीट डिस्क्रिप्शन के अंदर सर इन सारी कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट जो है सर वो लिखे हुए हैं। अब सर हुआ ये कि टोटल डिमांड जो है स्पेसिफिक सर ये डिमांड होती है, बाकायदा सर्वे करके एनुअल डिमांड क्रिएट की जाती है कि ये वाले लोग हैं, ये उनका सारा डिटेल्स हैं, इनके अगेंस्ट ये कलेक्शन होना है। तो सर ये जो कलेक्शन थी ये डिमांड जो जनरेट हुई फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ इन रेफरेंस, टोटल डिमांड वाज 683.016 मिलियन। तो सर उसमें ऑर्डर ने पॉइंट आउट किया कि 426 मिलियन की रिकवरी जो है अगेंस्ट द फिक्स्ड टारगेट्स इन देयर डिमांड एंड कलेक्शन रजिस्टर वाज नॉट एक्सरसाइज्ड, वाज नॉट इफेक्टेड। तो अभी सर ये जो पीएसी की प्रीसीडिंग हमने एसटीएसी की है, इसमें सर ये एक मेजर डेवलपमेंट है कि 110 मिलियन की जो सर यहाँ पे रिकवरी हुई है इसी इन हेड्स के अंदर, जिससे सर ये भी इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये रिकवरी जो अभी पीएसी के करने पे या इन आपके पीएसी के फॉलोअप पे हो रही है, ये अगर पहले भी एग्जीक्यूट हो सकती थी, लेकिन ये सर 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर है और आज ऑलमोस्ट 25 आ गया है, तो ये इतने अरसे से सर ये पहले एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन अभी ये 110 मिलियन सर रिकवर हो गया है। तो ये सर एक हमारे पास जो अभी पेंडिंग रिकवरी है सर ये 354.906 मिलियन की है। इसमें सर एसटीएसी के दौरान जो है वो बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई हैं सर। एक तो उस वक्त एफिशिएंटली डिमांड इन्फोर्स नहीं की गई है सर, चीफ ऑफिसर जो थे उनका रोल थोड़ा सा इसमें प्रोएक्टिव नहीं रहा है, सर्वेज जो हमने देखे वो टाइमली कंडक्ट नहीं हुए हैं, अगर वो टाइमली कंडक्ट होते तो ज़्यादा तेज़ी के साथ ये इन्फोर्स हो जाते। एसटीएसी ने सर डायरेक्ट किया है टू एक्सपीडाइट द रिकवरी बिसाइड्स फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट अ पर्सन्स एट फॉल्ट। तो ये सर एडमिटेड रिकवरी है, इसमें 110 मिलियन की रिकवरी हो भी गई है। डायरेक्शन एसटीएसी की यही है कि बाकी की रिकवरी भी जल्द अज जल्द एक्सिक्यूट कर दी जाए। Before anyone wants to comment on it, कोई है इस पे? एक सबसे पहली चीज़ मैं ऑडिट को बता दूं कि ये आपने क्लबिंग गलत की हुई है सर। ये आपने अकाउंटिंग के हिसाब से क्लबिंग की हुई है, डिपॉजिट ऑफ रिसीट्स लेस देन डिमांड। और जो रिसीट डिस्क्रिप्शन है, ये रिसीट डिस्क्रिप्शंस की नेचर बड़ी डिफरेंट है। शॉप्स का रेंट की रिकवरी एक बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स है उसके, और ये जैसे एरियर्स ऑफ वाटर रेट है इसके बिल्कुल और किस्म के डायनामिक्स हैं। ये कंज्यूमर से लिया जाता है, वो टेनेंट से लिया जाता है, और इवन वाटर कंजर्वेंसी चार्जेस कौन पे करता है जी? कंज्यूमर पे करता है ना। मसलन अब इसमें बड़े इश्यूज होते हैं, कई दफ़ा ये होता है कि बल्दिया जो है वो बिल भेजी जा रही है वाटर यूज़ का, लेकिन वाटर सप्लाई स्कीम ही नहीं चल रही है, तो फिर लोग पैसे नहीं देते, वो एरियर बिल्ड होता सर। ये इनके पास एक डिमांड एंड कलेक्शन रजिस्टर है सर, उस सेम रजिस्टर में सर ये सारी डिमांड थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे क्लब कर दी, क्योंकि एक ही रजिस्टर से जनरेट हो रही है। नंबर 8 हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पैराग्राफ? ये नंबर 8 जनरल बस स्टैंड, ये वहाँ पर नहीं होना चाहिए जो हमने पहले पैरास डिस्कस किए?
सर वो जो है वो ऑक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनसे मुतल्लिका रिकवरीज थी। ये सर शॉप्स हैं सर, और दूसरी जो डायरेक्ट रेंट की अमाउंट सर ये इन्होंने लेनी थी, ये ऑक्शन नहीं हुआ था। 6.4.3.9 पैरा नंबर रावलपिंडी, रिसीट डिस्क्रिप्शन जनरल बस स्टैंड, नंबर 8 सीरियल नंबर पे प्रॉपर्टीज हैं सर, ये जनरल बस स्टैंड के ऊपर सर, वहाँ पे शॉप्स हैं सर वहाँ पे, तो उसके शॉप्स का। लेकिन मेरी आपसे ये एक आप नोट कर लें एज अ जनरल गाइडलाइन, जब भी आप लोकल गवर्नमेंट के पैरास को क्लब करें तो प्लीज़ उन पैरास की नेचर ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। अब अगर हम आज रिकवरी ऑर्डर कर देते हैं और शॉप्स वालों से तो रिकवरी कर लेगा महकमा, कंज्यूमर से रिकवरी में मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि टाउन कमेटी बदोमली के एरियर्स हैं कोई 2 करोड़ के वाटर चार्जेस के। अब वहाँ पे इशू ये है कि ये पिछले 20 साल से इनहेरिट कर रही है बल्दिया, हर साल इनहेरिट करती रहती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम ही नहीं चल रही। तो लोग कहते हैं जी ये तो बिल ही गलत हमें किया गया। तो इसलिए इनकी एक दफ़ा थीमेटिकली भी देख लिया करें कि अकाउंटिंग के अलावा जो उन चार्जेस की अपनी एक नेचर है वो किस तरह की है, उनको फिर अलग-अलग क्लब कर लिया करें, बेशक सब पैरास बना लिया करें। जी सर, फर्दर सर हम इसके जो थीमेटिक सर जैसे आपने कहा है सर, मज़ीद सर इसको हम क्लब करने में देखेंगे सर इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब, एक और चीज़ की तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ, ये एरियाज ऑफ रेंट ऑफ शॉप्स हैं, तो इसकी रिकवरी तो पेंडिंग होनी नहीं चाहिए थी, ये तो इजीली उनसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो इसकी क्या वजह कि आज तक ये शॉप्स वगैरह ये तो आपके पास इख्तियार है, रिकवरी पेंडिंग होनी चाहिए, रिकवरी को अभी होना चाहिए था पूरा, तो इसकी क्या वजह सेक्रेटरी साहब, शॉप्स की रिकवरी की वजह क्या डिले की? सर आई थिंक ये भी वो पहले वाले इशू के साथ ही मिलता जुलता है कि ये भी मोस्टली रिकवरी है रेंट ऑफ शॉप की, और जिसमें अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो हम उससे पहले वो श्योरिटी बॉन्ड लेते हैं, और जबकि अभी जो डिस्कशन हो रही थी कि अगर हम किसी को अपनी शॉप दें रेंट पे तो उसके अगेंस्ट हम उससे बैंक गारंटी ले लें ताकि अगर को वो डिफ़ॉल्ट करें तो हम उसकी ओपिनियन कैश करवा लें, क्योंकि ये भी सारी मोस्टली उसी नेचर की है। सेक्रेटरी साहब, पॉइंट ये है कि इस पीएसी की डेट अनाउंस होने के बाद ज़्यादा रिकवरी इन्हीं हेड में है। अब जरा कॉलम्स में देखें ना, फॉर एग्जांपल इन 4.4.3 1 करोड़ 26 लाख इस मीटिंग के अनाउंस होने के बाद एरियर्स फौरन मिल गए हैं, तो इसका मतलब है फोरम का है तो उसकी कोई ना कोई तो वो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत अर्सा सर मीटिंग हो नहीं सकी है, तो ये आई थिंक दिस इज वन मेन रीजन। बट द पीएसी इसका मतलब है कि लोकल लेवल पे जिनकी जिम्मेदारी थी दे वर नॉट परसुइंग द केस, जब उनको ऊपर से आपकी तरफ से डायरेक्शन गई तो वो दौड़ पड़े, नॉर्मल चेन नहीं चल रही, इसका मतलब है साइकिल। चेयरमैन साहब, मेरा यही सवाल है, उसका जवाब नहीं मुझे मिला कि रेंट ऑफ शॉप्स की रिकवरी तो हो सकती थी, और रेंट भी बड़ा नॉमिनल सा होता है, और ये 2019-20 की रिकवरीज हैं, तो इस अरसे में ये रिकवरी क्यों नहीं हो सकी? जो लाहौर आपका सबसे बड़ा इसमें है नंबर 3 पे 166 मिलियन की आपकी अभी तक रेंटल शॉप्स का आप रिकवर नहीं कर सके, और अभी हम बात कर रहे हैं 2019-20 की। अब ये पैरा इन्फ्लेट होके पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया होगा। आप पहले हमें ये बताएं कि लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन MCL लाहौर की कितनी प्रॉपर्टी है और एनुअल रेंट आप कितना रिसीव करते हैं? $1,000 के करीब सर। अब इसमें सर ये जो पर्टिकुलर फिगर क्या है सर? 2074 सर शॉप्स है सर। बड़ा फर्क है 1000 में और 2000। सर मैं बस वो दूसरे क्लब कर गया सर। इसके अलावा कुछ 16-17 सर जो है वो इसके अलावा हमारी शॉप्स के अलावा भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट जगह पे हैं सर। भी डिटेल बताएं।
सर वो स्कैटर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं सर, जिस तरह हमारा एक प्लाट पड़ा हुआ है सर उसके चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ है सर, एक जो है वो अंदरून में है सर, दो तीन प्रॉपर्टी सर, जो एक फिरोजपुर रोड पे है सर, एक जो है वो आउटफॉर रोड पे है सर, एक फिरोज वाला में है। ये स्कैटर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ हमारी सर जो है वो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड सर जो है वो तकरीबन 900 कनाल सर जो है वो मोलनवाल में है सर। वैसे अगर अभी डिटेल तो नहीं होगी, लेकिन सर अगर आप कहते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी वाइज, उसका एरिया वाइज, लोकेशन वाइज डिटेल बना के सर वो हमारे पास अवेलेबल है सर। किस फॉर्म में मेंटेन करते हैं सर? पहले रजिस्टर्ड थे, अब मैंने उसको सर मुझे तकरीबन 2 माह हो गए हैं सर मैंने कराया, तो उस पर मैंने काम शुरू करवाया हुआ है सर। तो इसको हम सर ई की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन बनवा रहे हैं सर, उस पर जो है वो सारी हम उसको करवाएंगे। जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया हुआ है एसेट मैनेजमेंट का, उस पर नहीं अपलोड की नहीं आप? सर उस पर है, लेकिन वो लेकिन क्योंकि सर वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है वहाँ पे कि एक एक लोकल गवर्नमेंट की तकरीबन सैकड़ों में है, तो वो पोर्टल पे फिर वो एक जंबल डब सा वो बन जाता है। अगर हर लोगों की इनकी अपनी वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस तरीके से ये उधर बता सकते हैं कि हर लोकल गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे सारी प्रॉपर्टी डाल दे। मैं सिख साहब आपकी इत्तला के लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारी कॉर्पोरेशंस कमेटीज़ हैं, आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, दे आर सिटिंग ऑन सम ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल अर्बन लैंड। मसलन अभी मैंने ज़फ़रवाल में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करवाई है थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर, और हमने ऐसी प्रॉपर्टी अनकवर की है कि जहाँ पे लोगों ने पार्किंग स्टैंड बनाए हुए थे खुद ब खुद, उधर हमारा कब्ज़ा ही नहीं था सेंट्रल सिटी के अंदर। उसका जो हमने डीसी साहब से डिस्कस करके उसका सलूशन निकाला है कि सबसे पहला स्टेप हम ये करें कि उन प्रॉपर्टीज़ की बाउंड्री करके उनको पार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ख़र्चा भी कोई नहीं और आपका कब्ज़ा भी इस्टेब्लिश हो जाता है। एंड आई एम श्योर लाहौर में तो यू आर सिटिंग ऑन मे बी प्रॉपर्टी वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज़। प्रॉपर्टी की नौइयत से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे पार्क बन जाए, या बहुत जगह पे तो आई थिंक ये कंस्ट्रक्टेड भी होगी, उसके ऊपर कोई ना कोई बिल्डिंग बनी होगी और उस पर कोई ना कोई कारोबार हो रहा होगा या शॉप्स होगी। लेकिन ये तो फिर केस टू केस बेसिस देखना पड़ेगा किस प्रॉपर्टी पे फिजिबल है कि पार्क बन जाए और किसको हम ज़रा इम्प्रूव करके उसका रेंट बेहतर कर लें। सर उसकी मैंने ना जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ थी सर वो आइडेंटिफाई करवाई हैं, कोई 90s तकरीबन है सर, तो उनके लिए असेसमेंट सर चल रही है, उनको इंशाल्लाह इसी मंथ में या नेक्स्ट में सर उनको भी ऑक्शन करवा देंगे सर, उसके लीज पे देंगे सर उनको। जो ऑनरेबल मेंबर चौधरी तारिक गुज्जर साहब ने सवाल पूछा है, जी सर मैं उस पर सर अर्ज़ करता हूँ कि ये सर हमारी कोई 317 शॉप्स हैं सर, जिस पे जो है वो 2006 में सर एक स्टे ले लिया गया सर। उस 2006 से 2000, क्योंकि बेसिकली ये सर दुकानें जो है नज़ूल लैंड की हैं, जो कि नज़ूल की ज़मीन थी सर, तो उस पर जब यानी दोनों तरफ से रेंट लेने गए तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने जाके इस पर स्टे ले लिया, और 2019 में सर जाके ये स्टे जो है वो विकेट हुआ है। इतनी देर सर जो है ना वो कुछ 66 तो पर्टिकुलर लोग थे जिन्होंने स्टे लिया, इसके अलावा कुछ लोग वैसे ही जो है ना वो उन्होंने किराया देना बंद कर दिया था। 2019 से ऑनवर्ड जो है सर अब इनसे रेगुलर जो है वो रेंट आ रहा है। ये एरियर सारे जो हैं वो 2019 तक वो स्टे की वजह से जो स्टॉप रहा काम सर उस वजह से क्रिएट हुए हैं सर। जनाब चेयरमैन साहब, इसमें से 52 मिलियन सर अब तक हम रिकवर जो है वो कर चुके हैं सर। जी सर 52 मिलियन अब तक जो है हमारी रिकवरी है इसमें सर। सर ऐसा है कि ये जवाब जो है सर हमारे पास इनका यहाँ पे रिप्लाई मौजूद है सर। ये सारी डिटेल्स एक तो आप रिप्लाई में लिखते हैं ताकि हमें भी वहाँ पे STSC में चीज़ समझ आती। आपके पास जो हमारे पास आपका जवाब है उसमें लिखा हुआ है कि 12.642 मिलियन जो है आपने रिकवर किया है, जबकि अभी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा आपने रिकवर कर लिया है। फिर ये जो अमाउंट रिकवर हुई है आपने जवाब में ये भी डिटेल नहीं बताई कि इसमें एरियर्स कितने हैं और करंट जो है आपका रेंट कितना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल हमें भी थोड़ा सा ऑडिट को भी दें, हमें भी चीज़ें थोड़ी सी समझ आएँ। सर इसमें अर्ज़ करता हूँ सर कि इसमें हमारा जो 12 मिलियन की हम बात करते हैं, ये 19-20 की बात करते हैं, उस तक हमने किया था सर। अब जो आगे है सर आज तक हम उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लिए वो 52 मिलियन है सर। जी सर एरियर्स की, और करंट जो हमारा अपना रेंट है सर वो रेगुलर हो रहा है। रेंट में अब इस वक्त डिफ़ॉल्ट कोई नहीं है। चलिए आप ये चीज़ें वेरीफाई कराएं सर, हम करवा देते हैं।
जनाब चेयरमैन साहब, गुजारिश है कि भी ये जो हमारी बकायदा जो शॉप का रेंट चल रहा है, एक वो और एक जो नहीं चल रही है, इनका रेंट का तरीक़ेकार क्या है? स्क्वायर फुट पे दे रहे हैं, दुकान पे दे रहे हैं, किस तरह किस पॉलिसी पे दे रहे हैं ये? उनका ज़रा ये ज़रा तफसीली ज़रा बता दें कि किस तरह मिल रही है वो, और फिर उनका किराया जो हम ले रहे हैं वो किस तरह ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं या माहाना ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं? सर इसमें मैं अर्ज़ करूंगा सर, इसमें हमारा एक और एडेड पैरा भी है कि लेस रेंट का सर, तो ये उसमें दोनों का जवाब आ जाएगा सर। सर 1971 में कुछ शॉप्स हमारी जो है ना वहाँ उस वक्त रेंट हुई, उसका जो रेंट असेस हुआ वो था 150 रुपीज़ सर। ये दूसरा पैरा भी हमारा सर वो है उसको भी साथ। तो बाद में वो लोग एजुटेशन में चले गए, वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास गए, उन्होंने कहा कि जी रेंट बहुत ज़्यादा तय कर दिया है, तो वो फिर उस वक्त 150 से 120 पे चला गया। वो सर रेंट आता आता सर जो है वो 120 वाला जो है आज तकरीबन को 13,000, उस पर 10% इंक्रीज़ है सर, वो 13,000 पे है सर। इसमें सर 19-20 में इस पर एक अटैम्प्ट हुई कि इसको जो है ना असेसमेंट करके तो दोबारा इनकी ऑक्शन करवाई जाए। उस पर ऑक्शन पे सर जो है करके जब इन्होंने उसको ऑक्शन के लिए एडवर्टाइज़ किया तो लोग स्टे में चले गए सर, स्टे आ गया 23 में जाके सर, उसके एंड में जाके स्टे विकेट हुआ है। अब उसकी दोबारा असेसमेंट हुई सर, अब हम उसको दोबारा करवा के तो इंशाल्लाह दोबारा करवाने जा रहे हैं। जहाँ तक रेंट की बात है सर, हम इनसे मंथली रेंट लेते हैं, और वो जाहिर है सर कोई हमारी जो कॉर्पोरेशन की साहब नया तो कोई इस तरह का टेनेंट नहीं होता, वही लोग बैठे हैं जो नस्लों से चल रहे हैं, तो उन्हीं से जो है रिकवरी, लेकिन वो मंथली रेंट के थ्रू होती है सर। थैंक यू। ये कब टेंडर इनके कब होते हैं, कब ऑक्शन दोबारा की जाती है? इनकी भी कोई पॉलिसी होगी 10 साल बाद, 5 साल बाद, साल बाद, किस तरह है? और फिर हम इस पर क्या इंक्रीज कितना करते हैं? जो एक बोली होती होगी वो तो यकीनन 5 साल है, उसके बाद होगी। अगर हम इंक्रीज कर देते हैं खुद ब खुद रिकॉर्ड पे रख के कि भी हमने ये हर साल एक्सटेंड कर दिया 10% पे, उसको पॉलिसी किस तरह कर रहे हैं आप? सर वो पॉलिसी तो वैसे जो लिखी पड़ी है सर 15 साल की है, 15 साल के बाद जो है ना उसको दोबारा ऑप्शन करना होता है, लेकिन वो जाहिर है सर उस वक्त जिस तरह लोग चल रहे थे वो उस तरह की कुछ चीज़ नहीं हुई सर। जो सर आपने का एक क्वेश्चन था कि इसका रेंट कैसे यानी पर स्क्वायर फुट या कैसे करते हैं सर, वो एक चल रहा है सर लम सम के हिसाब से चल रहा है, इस तरह का कोई रेंट जो है सर वो इस वक्त नहीं है। और 10% जो है इसका सर एनुअल इंक्रीज़ होता है, यानी कि वो वही जो मैं आपको बताया कि 1971 में 120 रुपीज़ थे, आज वो 11, 12, 13,000 पे पहुंच गया है सर। तो इसके अलावा सर हम असेसमेंट करा के अब इसकी फ्रेश इस पर मैंने वर्किंग स्टार्ट कराई है सर, तो वो हमने एसीज़ को लिख दिया उसकी असेसमेंट। वो सर इस तरह ऐसा होगा कि मार्केट रेंट उसका निकालेंगे और मार्केट वैल्यू को असेस करने के बाद सर हम वो DAC करवाएंगे, वहाँ से सर जो है इसका रेंट जो है दोबारा होगा कैलकुलेट। डायरेक्शंस इन पैरास की क्या है, सबकी यूनिफॉर्म है? रिकवरी सर एडमिट कर ली है और डायरेक्शंस ये हैं कि ये रिकवरी एक्सिक्यूट की जाए सर इन तमाम पैरास में सर। उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें और विद इन 90 डेज फुल रिकवरीज करें। ये रेंट ऑफ लॉज एट कश्मीर पॉइंट क्या है? मरी का नंबर 6, क्योंकि इसमें जो मुझे पढ़ने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि टोटल रिसीट ड्यू इज 2.3 मिलियन एंड नॉन कलेक्शन पॉइंटेड आउट बाय ऑडिट इज 40 मिलियन। सर आपने बिल्कुल सही सर आइडेंटिफाई किया है सर, आई अप्रिशिएट सर दिस। सर असल में जब ये पैरा बना था तब ये अमाउंट 2.3 थी सर मिलियन, जो कि हमने कहा था पॉइंट आउट किया था कि रिकवर करें। SDAC के दौरान सर इनके CO आए थे, उन्होंने आके हमें बताया कि अब इसकी जो लेटेस्ट जो है रिकवरी की अमाउंट वो 40 मिलियन है जो कि अभी एक्सिक्यूट होनी है। तो हमने उन्होंने जो हमें वेरीफाई करवाया डेटा, उसकी बुनियाद पे सर हमने यहाँ पे रिकवरी की अमाउंट जो है वो इन्हेंस कर दी है सर। और ये क्या है, व्हाट इज के रेंट किसने देना है ये? और ये क्या कोई रेस्ट हाउस है, कोई होटल है? रेस्ट हाउस है मरी का म्यूनसिपल। मरी अगर आप हैं तो अब इसका ज़रा बताएं। आप आगे आ जाए। उस उधर आप हाउस है,
रेस्ट हाउस है मरी कश्मीर पॉइंट के ऊपर. इट वाज ऑक्शनड इन 2016 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 2 years. किस सन में हुआ था? 2016 में सर. लीज आउट हुआ था? जी सर. किसी प्राइवेट कंपनी को? जी सर, कॉन्ट्रैक्टर को. अच्छा. और लीज अमाउंट क्या थी? 2.3 million सर पर एनम और 10% इंक्रीज एवरी ईयर्स. 2.3 पर एनम? जी सर. यानी 23 लाख? जी सर. और इसकी क्या, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लॉज? सर इसके 13 रूम्स हैं सर. इसका एक अलग से किचन है, बारबेक्यू है, पार्किंग भी अवेलेबल है इसकी. उस हिसाब से मेन कश्मीर पॉइंट के ऊपर है सर. So 2.3 million divided by 365 divided by 13 यानी 451 रुपए पर नाइट पर रूम. जी सर. 490 रुपए पर. जी सर. कश्मीर पॉइंट पे तो बड़ी जबरदस्त ऑफर है. अच्छी हालत है सर. मीटिंग रख लो थे, मौसम भी 490 रुपए पर नाइट कश्मीर पॉइंट पे आपने कमरे रेंट पे दिए हुए हैं, लेकिन वो फिर भी पैसे नहीं दे रहा. सर ये 2016 में हुआ था. अभी हमने जो लास्ट वीक इसको रीऑक्शन किया है 1,07,00,000 पे सर. सेक्रेटरी साहब, व्हाट डू यू रिकमेंड 5 years इन दिस केस? सर इसमें है ना कि जो तो इसको हमें आई थिंक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उस वक्त जब ये ऑप्शन हुआ या वो इट वाज एन ओपन ऑप्शन कि इतनी कम रेट पे कैसे हो सकता है. लेकिन जो इन्होंने अभी बताया कि अभी भी ये 1 करोड़ रुपये पे गई है. हाँ जी. तो आई थिंक ये हम इसको जज कर रहे हैं मे भी किसी होटल से. ये मे भी उस बिल्डिंग की हालत ऐसी ना हो कि वो आई थिंक जो हमारे ख्याल में रेंट आ रहा है वो तो शायद 20-25 हज़ार रुपये अभी कोई इतना ज़्यादा रेंट नहीं है. लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ दैट बिल्डिंग. तो सर इसको एग्जामिन कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि 16 में जो ऑप्शन हुई वो इतनी कम क्यों थी, और जो रिकवरी पेंडिंग है रिकवरी का पूछ लेते हैं, और जो अभी लेटेस्ट ऑप्शन हुई है इसकी भी सर हम एक प्रूव करके कमेटी के सामने रख देते हैं. लैंड एरिया कितना है इसके पास? सर तकरीबन 8 से 10 कनाल बता रहे हैं. हाँ, बड़ी प्रॉपर्टी होगी ये. फिर कुछ पुराना रेस्ट हाउस है, अंग्रेज दौर का. पुराना होगा ये. ज़्यादा पुराना नहीं है सर. प्री हिस्टोरिक नहीं है, लेकिन ये लेटेस्ट किया था 2000 के बाद. अच्छा, एक्वायर किया था, कंस्ट्रक्ट किया था? कंस्ट्रक्ट किया. चले, ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मरी की उसके कॉरपोरेशन के लिए, और इसकी रिकवरी इफेक्ट की जाए, सारे पैरास की रिकवरी इफेक्ट की जाए. और सो दिस इज टोटल ड्यू अमाउंट है 350 million. 54 सर. अब ये वाटर रेट चार्जेस पे सिर्फ मुझे एक है भाम, सियालकोट में हो रहे हैं कलेक्ट. है सीओ सियालकोट मौजूद? जी मलिक साहब आइए आगे. आप सीओ एमसी हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? जी सर, इन्होंने तो मुकम्मल सर रिकवरी कर ली हुई है वाटर चार्जेस की. उस साइड पे ये मरी वाले. थैंक यू आप. थैंक यू. जी ये बताएं ना, नंबर 11, 12 और 13 आपके हैं. सर 26 है मेरा. जी पहला 26 है सर वाटर रेट नंबर. नहीं, 10, 11, 12 और 13. ऑडिट
सेनेट का ब्रीफ है, ये इन्हें ब्रीफ पकड़ाएं। 8.446। मैं ऑडिट से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ये लग रहा है कि आपने ब्रीफ जो है ना वो बाद में बनाया है SDSC के। आपका ब्रीफ जो है वो SDSC में भी ले होना चाहिए। नहीं सर, ये ब्रीफ सर SDSC के मिनट्स को डिस्कशंस को शामिल होकर ही सर बन सकता है। उससे पहले तो ये इनफेक्टिव हो जाएगा जब SDSC के डिसीजंस आएंगे, और वहाँ पे सर जो रिकवरी की पोजीशन आती है वो सारी चीज़ें सर ये फिर हमें दोबारा नए सिरे से बनाना पड़ेगा सर। बट इन दैट केस यू शुड शेयर अ कॉपी ऑफ द ब्रीफ विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर ये हम लोग इंश्योर कर लेते हैं सर। एंड द अदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो आपका वर्किंग पेपर है, इसमें जो आपका पैरास चलते हैं बाय सीरियल नंबर, उसमें जो मटीरियलिटी ऑफ पैरास है ना वो तलाश करनी पड़ती है, या आप बाय वॉल्यूम तलाश करें। तो अगर आप आइंदा से जो अपना वर्किंग पेपर है उसको जो आप पैरा लिस्ट करते हैं, फिर आप अमाउंट को एक अलग कॉलम में डालें, और फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पैरास को बाय वॉल्यूम सॉर्ट करके वर्किंग पेपर में डालें, ताकि जो पहला पैरा हम खोलें वो बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पैरा हो सर। राइट सर, ताकि अभी तो बिल्कुल कुछ 10 मिलियन 9 ऊपर नीचे जा रहे हैं ना सर। सो देन इट विल हेल्प द कमेटी कि जब हम पैरास पे जाएं तो हम सबसे बड़े पैरास को पहले प्रायोरिटाइज करें। सर हम ये इंश्योर कर लेते हैं सर। और ब्रीफ में भी आप यही प्रैक्टिस रखें कि जब आप पैरास लिस्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में, तो जो सबसे बड़े पैरास हैं वो सबसे ऊपर आने चाहिए सर। उनको सॉर्ट आप इस तरह करें। जी ठीक है सर, हम इसे इंश्योर कर लेते हैं सर। डिसेंडिंग ऑर्डर बनता ना? जी सर, होना चाहिए सर, हम कर लेते हैं सर। वी आर आल्सो इवॉल्विंग सर। अच्छा, अब हमने कितने कर लिए जी पैरास? 13 + 5 18 पैरास हो गए। जी सर। बरी की इंक्वायरी सेक्रेटरी साहब करेंगे लॉज की। आ जाएं जी। डिपॉजिट ऑफ रिसीट्स लेस देन रिजर्व प्राइस। सर ये डिफरेंट रिसीट सेट्स हैं सर, जिसमें प्राइमरीली तो इन्हें एज़ पर लॉ जो है ऑक्शन करना होता है सर कलेक्शन राइट्स का। लेकिन सर ये जो 3 पैरास हैं इसमें इन्होंने कोशिश तो सर की ऑक्शन करने की, लेकिन हो ये रहा है कि ऑक्शन के दौरान बिडर्स आ ही नहीं रहे हैं। तो जब ये वाली प्रैक्टिस सर फ्रूटफुल नहीं हो रही तो फिर ये सेल्फ कलेक्शन की तरफ जाते हैं सर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑक्शन करते हैं कि इतनी कलेक्शन होना चाहिए, उसको ये रिज़र्व प्राइस की बुनियाद पे करते हैं सर। और रिज़र्व प्राइस ये होती है कि पिछले 3 सालों में जो कलेक्शन हुई है उसकी एवरेज लेके उसे रिज़र्व प्राइस डिक्लेयर करते हैं। और सर इसका होता ये है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो कम से कम रिज़र्व प्राइस जो है उससे ज़्यादा का हो। तो सर इन तीनों केसेस के अंदर पहले तो ऑक्शन हुआ, बिडर्स ही नहीं आए। जब बिडर्स नहीं आए तो फिर उन्होंने सेल्फ कलेक्शन स्टार्ट कर दी। जब सेल्फ कलेक्शन स्टार्ट की है सर, तो उसमें हमने देखा है कि ये लेस हुई है एज़ कम्पेयर टू द रिज़र्व प्राइसेस जिसके ऊपर ऑक्शन किया गया था। तो ये सर जो कम हुई है सेल्फ कलेक्शन बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ कलेक्शन, तो ये सर 113.655 मिलियन का सर डिफरेंस है। इसमें सर हम चूँकि डिस्कशन हुई SDSC में, तो अब चूँकि हम लोग ये ब्रीफ बनाना चाह रहे होते हैं तो यहाँ हमें सिचुएशन ज़्यादा बड़े पैमाने पे देखने का मौका मिलता है। तो सर इसमें हम ये चीज़ देख रहे थे कि बेशुमार जगहों पे ये हम नोट किया कि अब ऑक्शन राइट्स जब हम लोग कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश, तो उसमें आते नहीं हैं लोग। और फिर बाद जगहों पे ऐसा देखा कि वो सेल्फ कलेक्शन की तरफ चली जाती हैं। और इसकी वजह से ये जो पॉलिसी थी जो बनाई गई थी, सारा एक पॉलिसी डिसीजन था कि रिज़र्व प्राइस की बेस के ऊपर हम लोग कलेक्शन करेंगे, वो सारा सर बहुत सारी जगहों पे हमें लग रहा है कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो इस पे मैनेजमेंट देखे कि ये कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल से उनसे शायद ये रिकवरी हम लोग ना कर पाएँ,
तो ये है सर, इसमें प्रॉप करें, देखें कि किन लोगों की वजह से क्यों नहीं। एक हमारा जो रोल है ना वो यहाँ पे ये है कि हमने गवर्नमेंट एक्सचेकर को जो लॉस भी हुआ है उसको भी सीरियसली लेना है। अब ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि लॉस इनकार हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्राइमा फेसाए तो ठीक है, ये कह रहे हैं जी कि कोई बिडर आया ही नहीं, बट फिर जब आप ऑडिट पैरा की डिटेल पढ़ते हैं और आप उन लोकेशंस के नाम देखते हैं कि जी उसमें बदामी बाग का भी जनरल बस स्टैंड है, उसमें ठोकर का भी पार्किंग स्टैंड है, उसमें फिरोजपुर रोड भी है, तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि इतनी प्राइम लोकेशंस पे क्यों कोई बिडर नहीं आया। क्या कहीं पे बिडर्स ने कलूजन तो नहीं कर ली थी? क्या इनफॉर्मली वहाँ पे सेल्फ कलेक्शन? वी डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग ऑन ग्राउंड इन रियलिटी। सर अगर इजाज़त दें, जैसे भी भट्ट साहब ने बताया कि सर आउट ऑफ 29 कॉन्ट्रैक्ट्स ये 5 रह गए थे, बाकी हो गए थे। उन 5 और कौन सी पार्किंग्स थी 29 में? बिहार है हमारा, सर फॉर एग्जांपल सर ये हमारा न्यूज़पेपर ऐड में मुश्तरका ठेका MCL फीस Evidence of salary collection and credited amounts for employed engaged in MCL. सर may I read sir? है जी। मेरिट सर डिपार्टमेंटल लेवल पे इंक्वायरी हो गई है। सर मैं इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सर ऐड करना चाह रहा हूँ सर। सर इसमें ये जैसे बता रहे हैं 29 सर ये कह रहे हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट से, तो सर उनमें से जो 7 बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे जिनकी अमाउंट जो है सर वो 335 मिलियन बन रही है। कितनी जी? 338 मिलियन सर। ठीक है। 7 जो बड़े थे वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सके और बाकी जो 22 थे उनकी अमाउंट्स कम थी। वो 414 मिलियन के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट्स में गए हैं, 338 के ये थे 5 नहीं गए। उसके अलावा छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो शॉप्स थी या टकटॉप थे, वॉशरूम्स थी। मेजर सर हमारा गया था इसमें सर। अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट की सर सेल्फ कलेक्शन देखें तो 30, 40, 50% होती है सर। हमने अपने ऑनेस्टी से हमने 300 बंदों का स्टाफ मांगा अपने डिपार्टमेंट से, 6 सर पेट्रोलिंग व्हीकल्स मांगी और कॉन्ट्रैक्ट्स कोई ऑक्शन भी हम सर बार बार कराते रहे और ये सब इकट्ठी कराते रहे और अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने डिपार्टमेंट को भी हम अपडेट करते रहे सिनेरियो का। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं अपना मामले में बताता हूँ कि मैंने सर 70% रिकवरी सर मैं कर पाया हूँ और 30% सर मैं नहीं कर पाया। और वो सर ऑब्वियसली रेट ऑफ रिटर्न और बाकी सारी चीज़ें इवन इन इसमें सर कॉन्ट्रैक्टर को टैक्स भी पे करना होता है, उसने टैक्स भी पे करना है, अपना इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट भी देखना है। इसलिए सर किसी भी डिपार्टमेंट की सर सेल्फ कलेक्शन में हम 100% नहीं कर पाते सर। ये SDSC की हम रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करते हैं इस केस में, इस पर्टिकुलर पैरा में, एंड द मैटर टू बी इंक्वायर्ड एट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेवल अलोंगसाइड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, दोनों इसमें शामिल हैं और FD भी है कि whether this para should be settled or if there is more to it। जी लाहौर की हद तक। और दूसरा वाला जो है पार्किंग फ़ी और इसमें 2 और 3 जो है जी
ब्रीफ के अंदर। उधर से चेक करें, जब शुरू हो तो हमें बता दें। अगर आपने ब्रेक लेने तो इट्स द राइट टाइम, ताकि अभी ले लें और इनको 3 बजे वापस बुला लें। 3 बजे वापस। ठीक, ये 2 और 3 पे रिकवरी शुरू हो गई है। छोटी छोटी अमाउंट्स है, 1.7 और 3.5 मिलियन। सर ये चूँकि सेल्फ कलेक्शन है सर, तो हम समझ रहे हैं कि सर अगर इनको सेल्फ कलेक्शन में इशू आ रहा है तो ये बिल्कुल माइनर अमाउंट्स हैं सर। ठीक है, फिर ये कमेटी इन तीनों पैरास को कलेक्टिवली देख ले, ये जो इन तीनों को। जी देखें, आज अगर हम इस ब्रीफ को कर लेना तो वी विल बी एबल टू एड्रेस 43 पैरास। आई थिंक अभी हमने कर लिए हैं तकरीबन 21 कर लिए हैं, इतने ही और पैरास रह गए। सो वी विल रिकन्वीन एट 3 PM। 2:45 हो गए, तो 3:15 हम दोबारा मिल लेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है सर, अगर इंक्वायरी कर ले सर, ऑडिट में तो निकालना, अगर ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिलके सर नहीं, ऑडिट का इसलिए है ना बिकॉज यू हैव टू सेटिस्फाई देम। ऑडिट इज आवर आईज एंड ईयर्स। वो तो अपना व्यू पॉइंट बना चुके हैं, ये तो हमने फोरम से एक गुजारिश की और फोरम में ये नहीं, वो समझ जाते हैं, अगर आप उनको दलील के साथ बात पेश करें तो वो समझ जाते हैं। सर दलील हमारी देखें तो सर गुजारिश ये है कि दलील हमारी यही है कि अगर ये इतनी रिकवरी हम कर सकते होते तो हम ये ऑप्शन वाले काम में ये तो देखें सेक्रेटरी साहब, आपकी बात जायज़ है कि आप लॉस उस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जी सर, आप लॉस उस पे कैलकुलेट, आप उस पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी। सर लेकिन आप रिकवरी किससे करेंगे? रिकवरी की हम बात नहीं कर रहे। आपने कहा जी इसको सेटल कर दें पैरा को, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई नेग्लिजेंस या कोई मेलाफाइड इंटेंट या कोई और चीज़ एट प्ले तो नहीं थी कि बिडर्स आए नहीं। दे लेते सर, ठीक। और अगर मतलब अगर बात जायज़ होगी तो हम उसमें कोई अनरीजनेबल लाइन नहीं लेंगे। 3:15 पे जी बिल्कुल ऑनरेबल मेंबर सर, 3:15 पे वी विल रिकन्वीन जी। वी वांट टू फिनिश दिस ब्रीफ टुडे।